शादी के बाद 5 दिन ससुराल में रहकर प्रगति यादव अपने मायके आ गई। उसका भाई आलोक चौथी चलाकर ससुराल से उसे लाया था। वह ससुराल से आई तो बहुत खुश थी। ससुराल से कोई शिकायत भी नहीं आई थी, इसलिए प्रगति के फैमिली वाले भी खुश थे। लेकिन प्रगति के दिमाग में क्या बवंडर चल रहा है, उसकी खुशी में कितना जहर घुला है, इसका अंदाजा फैमिली वाले नहीं लगा सके। मायके आने के दूसरे रोज ही प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग उर्फ मनुज से मोबाइल फोन पर बात की और उसे मिलने के लिए औरैया हाईवे स्थित होटल बांके बिहारी बुलाया। कुछ ही देर बाद अनुराग होटल पहुंच गया। वहां प्रगति उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। होटल में बैठकर उनके बीच बातचीत शुरू हुई। प्रगति बोली, मनुज, प्लान के मुताबिक मैंने दिलीप से शादी कर ली और उसकी दुल्हन बन गई। किसी को शक न हो, इसलिए सुहागरात को भी किसी तरह का विरोध नहीं किया। हालांकि सुहाग सेज पर मुझे तुम्हारी याद सताती रही, लेकिन अब मैं अधिक दिनों तक इंतजार नहीं कर सकती। आगे का प्लान क्या है? अनुराग उर्फ मनुज प्रगति का हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला, प्रगति, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पति दिलीप को ठिकाने लगाने के लिए मैंने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ के जरिए सुपारी किलर को खोज लिया है, लेकिन समस्या रुपयों की है। रुपयों की चिंता तुम मत करो, उसका इंतजाम हो गया है। मुंह दिखाई रस्म में दिलीप के घर वालों और रिश्तेदारों ने लगभग 70,000 रुपए मुझे दिए हैं। इसके अलावा 30,000 रुपए दिलीप ने मुझे खर्च के लिए दिए हैं। इस तरह मेरे पास 1 लाख रुपया नकद और 8 लाख रुपए कीमत के गहने हैं। तुम सुपारी किलर को बुला लो। आमने सामने बैठकर पति की मौत का सौदा हो जाएगा। इसके बाद अनुराग उर्फ मनुज ने दुर्लभ यादव के माध्यम से औरैया जिले के थाना अचलदा के गांव रामनगर निवासी कुख्यात अपराधी रामजी नागर उर्फ चौधरी से बात की। वह होली के 2 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह सुपारी लेने को राजी हो गया था। 17 मार्च 2025 को अनुराग व प्रगति फिर से होटल बांके बिहारी पहुंचे। वहां अनुराग ने दुर्लभ के माध्यम से सुपारी किलर रामजी नागर उर्फ चौधरी को भी बुलवा लिया। फिर आमने सामने बैठकर प्रगति ने पति की हत्या का सौदा तय करना शुरू किया। रामजी नागर ने 3 लाख रुपए मांगे, लेकिन प्रगति अधिक रकम की बात कहकर राजी नहीं हुई। बाद में दुर्लभ के माध्यम से दिलीप की मौत का सौदा 2 लाख रुपए में तय हो गया। एडवांस के तौर पर प्रगति ने 1 लाख रुपया नकद सुपारी किलर रामजी नागर को दे दिए तथा शेष काम होने के बाद देने का वादा किया। पति की मौत की सुपारी देने के बाद प्रगति पति दिलीप से रस भरी मीठी मीठी बातें करने लगी। कभी कॉल कर तो कभी वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करती। दिलीप भी नईनवेली पत्नी की बातों में खूब दिलचस्पी लेता। दिलीप को महसूस नहीं हुआ कि पत्नी का प्यार छलावा है, उसकी रस भरी बातों में जहर भरा है। 19 मार्च 2025 की सुबह 10 बजे प्रगति ने दिलीप से मोबाइल फोन पर बात की तो उसने बताया कि वह इस समय कन्नौज के उमरदा कस्बे में है। पुल निर्माण का काम चल रहा है। वह भी हाइड्रा क्रेन लेकर आया था। उसका काम आज खत्म हो गया है। कुछ देर बाद वह घर के लिए निकलने वाला है। प्रगति ने तत्काल इसकी सूचना अपने प्रेमी अनुराग को दी। अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर को सूचित किया। रामजी नागर अपने 2 साथियों शिवम व दुर्लभ के साथ बाइक से बेला चौराहे पर पहुंच गया। दोपहर लगभग 1:30 बजे दिलीप ने बेला चौराहा पार किया और दिब्यापुर की ओर रवाना हुआ। तभी रामजी नागर व उसके 2 साथियों शिवम और दुर्लभ ने उसका पीछा किया। पटना नहर पुल के आगे पहुंचने पर एक ढाबे पर खाना खाने के लिए दिलीप रुका। पीछे से रामजी नागर भी आ गया। खाना खाते समय दिलीप ने अपने बड़े भाई संदीप को फोन किया कि वह हाइड्रा क्रेन लेकर वापस आ रहा है। पटना नहर पुल के पास स्थित ढाबे पर खाना खा रहा है। 1 घंटे में घर पहुंच जाएगा। इधर खाना खाने के बाद दिलीप ढाबे के बाहर निकला तो रामजी नागर ने पूछा, भाई साहब, यह हाइड्रा क्रेन आपकी है? हमारी है। कुछ काम है? दिलीप ने पूछा। हाँ, बहुत जरूरी काम है। दरअसल हमारी कार बेकाबू होकर नहर पटरी फांदकर नहर में गिर गई है। उसे निकालना है। आप मेरे साथ चलकर रास्ता देख लें, फिर क्रेन से उसे निकाल देना। आप जो पैसे कहेंगे हम चुकता कर देंगे। दिलीप यादव लालच में आ गया। उसने सोचा छोटे से काम के 1000-2000 रुपए मिल जाएंगे। वह उसके साथ जगह देखने को राजी हो गया। रामजी नागर व उसके साथी शिवम और दुर्लभ दिलीप को बाइक पर बीच में बिठाकर चल पड़े। लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय कर
उनकी बाइक पलिया गांव के पास नहर पटरी पर रुकी। बाइक से उतरते ही रामजी नागर, शिवम और दुर्लभ ने दिलीप को दबोच लिया और उसे घसीटते हुए नहर पटरी से कुछ दूर गेहूं के खेत में ले गए। वहां मारपीट कर तथा धारदार हथियार से हमला कर दिलीप को लहूलुहान कर दिया। लेकिन अब भी दिलीप की सांसें चल रही थीं। फिर रामजी नागर ने कमर में खोसा तमंचा निकाल लिया और दिलीप की कनपटी से सटाकर फायर कर दिया। उसके बाद उसे मरा समझकर तीनों बाइक से फरार हो गए। इस बीच प्रगति प्रेमी व सुपारी किलर से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क में रही। शाम 4 बजे पलिया गांव के कुछ लोगों ने नहर किनारे गेहूं के खेत में एक युवक को मरणासन्न हालत में पड़े देखा तो सूचना डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सूचना थाना सहार को दी। सूचना पाते ही थाना सहार के एसएचओ पंकज मिश्रा सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उस समय युवक की सांसें चल रही थीं। जान बचाने के लिए युवक को बिधुना ले गए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती करा दिया। इधर जब 2 घंटे तक दिलीप घर नहीं पहुंचा तो उसके भाई संदीप ने उसे कॉल लगाई। कॉल इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने रिसीव की। उन्होंने संदीप को बताया कि यह मोबाइल फोन जिस युवक का है वह मरणासन्न हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधुना में भर्ती है। यह सुनते ही संदीप घबरा गया। उसने एसएचओ को बताया कि घायल युवक उसका भाई दिलीप है। वह जल्द ही बिधुना अस्पताल पहुंच रहा है। इसके बाद संदीप ने दिलीप के घायल होने की खबर अपने भाइयों, मम्मी पापा तथा दिलीप की ससुराल में दी। फिर भाई अक्षय के साथ बिधुना पहुंच गया। अस्पताल में उसने भाई दिलीप की हालत देखी तो डॉक्टरों से उसने बात की। गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने दिलीप को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया। सैफई मेडिकल कॉलेज में जब दिलीप का इलाज शुरू हुआ और मस्तिष्क का सीटी स्कैन हुआ तो पता चला कि कनपटी में गोली फंसी है। अब तक दिलीप का पूरा परिवार मेडिकल कॉलेज आ पहुंचा था। दिलीप की पत्नी प्रगति भी अपने भाई आलोक के साथ आई थी। पति की हालत देखकर वह फफक पड़ी और बोली, अभी तो मेरे हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और भगवान तूने ये क्या गजब ढा दिया। इनको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। भाई आलोक ने किसी तरह बहन को संभाला। हालांकि उसे सब पता था कि यह नाटक कर रही है। घायल दिलीप यादव के फैमिली वालों से बातचीत की। वहीं अधिकारियों को पता चला कि दिलीप एक करोड़पति व्यापारी का बेटा है। उसकी अभी हाल में ही शादी हुई थी। पर सवाल था कि दिलीप की जान कौन लेना चाहता था। इसका सही जवाब दिलीप के फैमिली वालों के पास भी नहीं था। दूसरे रोज सैफई मेडिकल कॉलेज में दिलीप की हालत बिगड़ी तो घर वाले उसे ग्वालियर के अस्पताल ले गए। वहां मन नहीं भरा तो उसे आगरा ले गए। अंत में उन्होंने औरैया के चिचौली मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। लेकिन 21 मार्च की सुबह दिलीप ने अंतिम सांस ली। मौत के बाद दिलीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके घर वालों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दिलीप के शरीर में 9 गंभीर चोटों के निशान मिले जो किसी धारदार हथियार के थे। सिर के पीछे 315 बोर की गोली निकली थी। पोस्टमार्टम के बाद फैमिली वाले दिलीप का शव पैतृक गांव नगला दीपा ले गए। शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। बेटे की लाश देखकर पापा सुमेर सिंह व मम्मी सुमन देवी बिलख पड़ी। अन्य घर वालों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मृतक दिलीप की पत्नी प्रगति भी ससुराल में ही थी। प्रगति ने पति के शव पर इतने आंसू बहाए कि देखने वालों का कलेजा कांप उठा। किसी तरह उसकी बहन पारुल ने उसे संभाला। फिर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर सहार थाने के एसएचओ पंकज मिश्रा ने संदीप यादव की तहरीर पर पहले दिलीप पर जानलेवा हमले बीएनएस की धारा 109 की रिपोर्ट दर्ज की। फिर मौत होने पर इस रिपोर्ट को हत्या बीएनएस की धारा 103 में तरमीम कर दिया। चूंकि हत्या का यह मामला एक बड़े कारोबारी के बेटे का था, अतः औरैया के एसपी अभिजीत आर शंकर ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और इस ब्लाइंड मर्डर का रहस्य खोलने के लिए एएसपी आलोक मिश्रा तथा डीएसपी भरत पासवान की निगरानी में एक पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम में इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा, स्वाट टीम प्रभारी राजीव कुमार, तेज तर्रार पुलिसकर्मियों तथा सर्विलांस टीम को शामिल किया गया। पुलिस कप्तान द्वारा गठित इस पुलिस टीम ने बड़ी तेजी से काम शुरू किया। टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर ढाबा मालिक व वहां के कर्मचारियों से पूछताछ की। उसके बाद पुलिस टीम ने ढाबा से पलिया गांव तक
जहां दिलीप गेहूं के खेत में मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, बारीकी से निरीक्षण किया तथा लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तक सड़क व नहर पटरी पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। इसी जांच में पटना नहर पुल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक सफेद रंग की बाइक पर 4 लोग पलिया गांव की ओर जाते दिखे, लेकिन वापसी में 3 लोग ही दिखे। इस फुटेज में एक का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। सीसीटीवी कैमरे की इस फुटेज को पुलिस टीम ने अन्य थानों से साझा किया तो अचलदा थाने की पुलिस से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। थाना अचलदा पुलिस ने टीम को बताया कि फुटेज में बाइक चलाने वाला युवक कुख्यात अपराधी रामजी नागर उर्फ चौधरी है, जो अचलदा थाने के ही गांव रामनगर का रहने वाला है। उस पर 10 मुकदमे दर्ज हैं। अभी 1 सप्ताह पहले ही उसे गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिली है। इस समय वह जेल से बाहर है। पुलिस टीम समझ गई कि दिलीप की हत्या में गैंगस्टर रामजी नागर का हाथ जरूर है, अतः उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके गांव रामनगर में छापा मारा, लेकिन वह हाथ नहीं आया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा स्वाट टीम प्रभारी राजीव कुमार ने तब रामजी नागर की टोह में अपने खास मुखबिरों को लगा दिया तथा खुद भी छापेमारी करते रहे। 24 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा को एक खास मुखबिर ने थाने आकर खबर दी कि गैंगस्टर रामजी नागर इस समय हरपुरा मोड़ पर मौजूद है। वह किसी युवक से पैसे के लेन देन को लेकर बहस कर रहा है। अगर तुरंत दबिश दी जाए तो उसे पकड़ा जा सकता है। चूंकि सूचना अति महत्वपूर्ण थी, अतः एसएचओ पंकज मिश्रा पुलिस टीम के साथ हरपुरा मोड़ पहुंचे। पुलिस देखकर 2 युवक तेजी से भागे, लेकिन पुलिस टीम ने उन दोनों को दबोच लिया। उन्हें थाना सहार लाया गया। थाने में जब उनसे पूछताछ की तो एक ने अपना नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी, पिता का नाम महेश नागर निवासी रामनगर, दूसरे युवक ने अपना नाम अनुराग उर्फ मनुज यादव पुत्र राम मनोहर यादव निवासी सियापुर हजियापुर, थाना फफूंद, जिला औरैया बताया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने जब रामजी नागर की जामा तलाशी ली तो उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जीवित कारतूस, एक मोबाइल फोन, एक चाकू तथा 2000 रुपए नकद बरामद किए। अनुराग उर्फ मनुज की जामा तलाशी में 315 बोर का एक तमंचा, 2 जीवित कारतूस, एक मोबाइल फोन तथा 1000 रुपया नकद मिले। बरामद सामान को पुलिस ने सुरक्षित कर लिया। रामजी नागर ने हरपुरा मोड़ से वह बाइक भी बरामद करा दी जिसे उसने दिलीप की हत्या में प्रयोग किया था। पुलिस टीम ने हाइड्रा चालक दिलीप यादव की हत्या के संबंध में रामजी नागर उर्फ चौधरी से पूछताछ की तो वह साफ मुकर गया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा समझ गए कि रामजी नागर आसानी से कुछ नहीं बताएगा, अतः उन्होंने उस पर सख्ती की। कुछ ही देर बाद रामजी नागर टूट गया और उसने दिलीप की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि दिलीप की हत्या की सुपारी उसकी नईनवेली पत्नी प्रगति यादव व उसके आशिक अनुराग उर्फ मनुज ने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ के माध्यम से दी थी। सौदा 2 लाख में तय हुआ था और 1 लाख रुपया एडवांस मिला था। बाकी के रुपए लेने के लिए आज उसने अनुराग को बुलाया था, तभी पुलिस द्वारा पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान रामजी नागर की चीखें अनुराग के कानों से भी टकरा रही थीं, जिससे वह घबरा उठा था। अतः जब पुलिस टीम ने अनुराग उर्फ मनुज से पूछताछ की तो वह सहज ही टूट गया। उसने बताया कि प्रगति और वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी के बाद दिलीप उसके प्यार में बाधक बनता, इसलिए उसने प्रगति ने सुपारी देकर दिलीप की हत्या करवा दी। चूंकि दिलीप की हत्या उसकी नईनवेली दुल्हन प्रगति यादव ने ही सुपारी देकर कराई थी, अतः उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम प्रगति के गांव सियापुर हजियापुर पहुंची, लेकिन वह मायके में नहीं थी। उसके भाई आलोक ने बताया कि प्रगति अपनी ससुराल नगला दीपा गांव में है। उसके बाद पुलिस टीम नगला दीपा गांव पहुंची और प्रगति यादव को गिरफ्तार कर लिया। बहू की गिरफ्तारी का ससुराल वालों ने विरोध किया तो एसएचओ पंकज मिश्रा ने उन्हें बताया कि उनकी बहू प्रगति ने ही सुपारी देकर उनके बेटे दिलीप को मरवाया है। यह जानकर परिजन सन्न रह गए। उसके बाद प्रगति को थाना सहार लाया गया, जहां उसका सामना अपने प्रेमी अनुराग व सुपारी किलर रामजी नागर से हुआ तो वह समझ गई कि पति की हत्या का राज खुल गया है। उसने बिना किसी हीला हवाली के अपना जुर्म कबूल कर लिया। अतः पुलिस ने मृतक के बड़े भाई संदीप यादव को वादी बनाकर बीएनएस की धारा 103 के 1 तथा 61 के 2 के तहत रामजी नागर, अनुराग उर्फ मनुज यादव
तथा प्रगति यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उन्हें विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। 27 मार्च 2025 की रात इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने चेकिंग के दौरान सुपारी किलर रामजी नागर के साथी शिवम व दुर्लभ यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों दिलीप हत्याकांड में वांछित थे। उनके पास से 2 तमंचे तथा 4 कारतूस बरामद हुए। उन दोनों को भी जेल भेज दिया गया।